नमस्कार बच्चों। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट, लास्ट डे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम दिया था बाय विच यू आर गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए देखते हैं एक बार उस प्रोग्राम को बनाकर। जिन बच्चों ने बना लिया है दो फॉर दोज वेरी गुड, और जिन लोगों ने नहीं बनाया प्लीज़ मेरे जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते जाइए और उस प्रोग्राम को ज़रूर बनाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये पाइथन की आईडीएल मैंने ले रखी है। चलिए सबसे पहले मैं इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं मेरे नंबर्स को स्टोर कराऊंगा। ओके, सबसे पहले मैंने अपना वेरिएबल नम, आप ज़रूरी नहीं है मैंने बुक का num1 लिया है तो आप भी num1 लेंगे, आप चाहो तो n1 भी ले सकते हो, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो बट इट शुड बी मीनिंगफुल। तो num1 के अंदर बच्चों देखो मैंने यहाँ पे 10 प्रेस कराया, n2 के अंदर मैंने यहाँ पर 20। ओके, नाउ आई एम यूजिंग अ variable that is su equals to n1 plus n2। okay, so n1 और n2 का जो addition है that will be passes to su। now I am just giving the print command by which I get the sum of these two numbers। so sum of n1 and n2 is equals to in double quotation of su। देखो बच्चों इस लाइन को समझिए। मैंने आपको बोला था बच्चों प्रिंट कमांड के अंदर जब भी हम कोई भी डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर पेयर्ड वैल्यू दे देते हैं जो कि विद इन कोटेशन पेयर्ड होती है, ठीक है, वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो आपने देखा बच्चों सम के ये जो लाइन है सम ऑफ n1 एंड n2 ये मैंने एज इट इज़ डबल कोटेशन के अंदर कंप्रेस कर रखी है। ओके, तो ये लाइन तो एज इट इज़ प्रिंट होगी। फिर मैंने कॉमा लगा के क्या लिख रखा है एस यू, यू नो एस यू इज़ वॉट, एस यू के अंदर मेरी दोनों नंबर n1 और n2 का सम है। तो मुझे एस यू प्रिंट नहीं कराना बच्चों, मुझे एस यू की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ देखो मैंने एस यू जो वेरिएबल है उसे पास कर दिया। ओके, ये देखिए बच्चों इस तरह से आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है सम ऑफ n1 एंड n2 इज 30। ओके, दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम बच्चों, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। नाउ अगेन यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप लोग ये भी बना के देखिएगा एक बार घर पे। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें लेंथ 10 दे रखी है, ब्रेथ 20 दे रखी है। ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी। तो आप एक एरिया नाम से वेरिएबल ले गया, उसमें l और b को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कराइएगा, दैट विल बी द एरिया। उसी तरह से वन ऑफ माई होमवर्क एज वेल, यू नीड टू राइट द पाइथन प्रोग्राम बाय विच यू विल गेट दैट द एवरेज ऑफ एनी थ्री नंबर, 3 नंबर का एवरेज प्रिंट कराना है आपको, ठीक है। ये मैं आज दूंगा आपको लोगों को होमवर्क के लिए, आप करिएगा इसको। चलिए डेटा टाइप के बारे में हमारी हो ही गई थी बात। डेटा टाइप जितने भी हैं MySQL पाइथन के अंदर वो सारे के सारे दो तरह की कैटेगरी में डिवाइडेड है बच्चों, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। एम आई राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं सर ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं और दूसरा है इम्यूटेबल कौन से हैं। म्यूटेबल बच्चों वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूज़ होती है वो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ एक बार जो आपने फिक्स कर दी वो फिक्स हो जाती है वेरिएबल्स की वैल्यू, उसके बाद आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक एक करके डेटा टाइप्स आ रहे हैं। ये वाले तो आप लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे बच्चों, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, है ना। इंटीजर जो होती है वो इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करता है बस, फ्लोट जो होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। एक बच्चों कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी है यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ये साइंस मैथ वाले बच्चे समझेंगे इसको, क्योंकि हमारे जो नंबर्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं बच्चों रियल नंबर जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेशनल इरेशनल वगैरह, ठीक है, और एक होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप ये कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज विच हैव नो रियलिटी, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बोले तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इन इमेजिनरी नंबर को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। नाउ सीक्वेंसेस, सर ये सीक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों? देखो अभी इस टाइम पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ।
गौर से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक n नाम से एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने पास करा 10, एम आई राइट? नाउ व्हेन आई एम जस्ट प्रिंटिंग n, जब मैं n को प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरी एक सिंगल वैल्यू जो n के अंदर थी वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ओके, नाउ एक अनदर डेटा टाइप होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है बच्चों, आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो। व्हाट आई सेड, एक सिंगल वेरिएबल होगा और उसके अंदर वैल्यूज मल्टीपल होंगी। सर ये कोई एग्जांपल है? हाँ है, देखिए बच्चों, n नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, अगेन n23 ले लेता हूँ, n3 नाम का एक वेरिएबल लिया बच्चों मैंने, और आपने देखा ये एंगल ब्रैकेट लिया मैंने, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने डाला 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने n3 वेरिएबल के अंदर क्या डाला है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो जब मैं इस सीक्वेंस को, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, सीक्वेंस। व्हेन यू हैव द लिस्ट ऑफ डेटा, व्हेन यू हैव लिस्ट ऑफ डेटा एनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट और with the different mechanism, this is called list। ये एक लिस्ट है बच्चों, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो बी नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस एक कैटेगरी का नाम है और उसके अंदर लिस्ट एक सब्जेक्ट का नाम है। ओके, आप इसे एक सीक्वेंस भी बोल सकते हो और एक लिस्ट भी बोल सकते हो। तो गौर से देखिए बच्चों, n3 मैंने इनिशियलाइज करा दिया मल्टीपल वैल्यूज से। व्हेन आई एम जस्ट प्रिंटिंग द n3 की वैल्यू, तो आप तो देख ही रहे हो बच्चों, n3 के अंदर देखो कितनी सारी वैल्यू हैं, तो देखो सारी प्रिंट हो गई। ठीक है, n3 की सारी वैल्यू प्रिंट आ गई। ठीक है, अब आप कहते हो सर मुझे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करानी है n3 के अंदर की, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। तो बच्चों n3 के अंदर जितनी भी ये वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा स्टोर है ना, अब ये उनकी पोजिशनल वैल्यू से प्रिंट होगी। पोजिशनल वैल्यू मीन्स जैसे n3 है, n3 की फर्स्ट पोजीशन पे कौन है बच्चों, 10, सेकंड पे कौन है 20, थर्ड पे कौन है 30, फोर्थ पे कौन है 40, फिफ्थ पे कौन है 50। तो इंटरनली तो हम लोग तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से किसी की भी पोजीशन काउंट करते हैं। याद कर लो बच्चों, पाइथन इंटरनली हर डेटा को, एक सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर पोजिशनल वैल्यू देता है जिसे वो बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब इंटरनली पाइथन के द्वारा दी गई पोजिशनल वैल्यू, एंड इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ऑब्वियसली मेरे कहने का मतलब है 10 की जो पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू पाइथन से इंडेक्स क्या हो गई, 0 पोजीशन, 20 हो गई 1 पोजीशन, 30 2 पोजीशन, 40 3 पोजीशन और 50 4th पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे पास करा है एन प्रिंट n3 और n3 के एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया थर्ड पोजीशन। तो आपको तो पता ही बच्चों, थर्ड पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्या है, n3 की थर्ड पोजीशन पे कौन है। वैसे आपके जनरल वे में जो थर्ड पोजीशन बोलते हैं वो कौन सी है बच्चों, 30। लेकिन पाइथन की इंडेक्स के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन कौन है, 40। क्यों, क्योंकि द पोजिशनल इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ओवरऑल हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी पाइथन इंडेक्स वैल्यू क्रिएट करता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द इंडेक्स डेटा टाइप। ठीक है, पाइथन के अंदर बच्चों सीक्वेंस क्या होता है, तो डेफिनेशन याद करिएगा, ये एग्जाम में आती है कई बार। अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब इन सभी डेटा वैल्यूज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जो कि बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 से डिनोट होता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आर अवेलेबल इन द पाइथन। पाइथन के अंदर 3 सीक्वेंस है बच्चों, पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है लिस्ट और तीसरा है टपल। ठीक है, लिस्ट मैंने अभी अभी आपको जनरेट करके दिखाया था, अभी मैं आपको स्ट्रिंग भी जनरेट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो आई हैव टेकन एन अ वेरिएबल str इन दैट इन डबल कोटेशन इफ आई एम प्रेसिंग श्याम सिंह। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो श्याम सिंह है ना मेरा, ये भी मेरा क्या है, एक सीक्वेंस है। सर क्वेश्चन आता है, सर आपने श्याम सिंह तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग हुआ, इसे सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि बच्चों पाइथन इंटरनली
जितनी भी स्ट्रिंग्स होती है उनको भी एज अ सीक्वेंस ही स्टोर करता है। यानी ये जो एस है, फर्स्ट वाला एस कैरेक्टर है, ये 0वीं पोजीशन पर है, सेकंड वाला एच फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड वाला वाई सेकंड 2 पोजीशन पे, मींस एंड सो ऑन। ये हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को 0 से पोजिशनल वैल्यू दे देता है। ओके बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सिंपली अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ये स्ट्रिंग को सीक्वेंस क्यों कहते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, एक्चुअली स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एम आई राइट? अभी अभी अपन ने ऊपर स्ट्रिंग की सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। सीक्वेंस इज व्हाट? सिंपली द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स या डेटाज ऑल टुगेदर। तो बच्चों हमारा स्ट्रिंग भी क्या होता है? सेवरल कैरेक्टर्स का समूह। जैसे अभी आपने देखा श्याम सिंह के अंदर 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिला के श्याम बना रहा है और सिंह बना रहा है। तो ओवरऑल श्याम सिंह क्या हुआ? एक स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों ज़रूर, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों हमेशा ध्यान रखने का, स्ट्रिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट ही हों। आप इंग्लिश कैरेक्टर्स ही हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। इट मे बी डिजिट हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, स्पेस हो सकता है, ब्लैंक स्पेस होता है, अंडरस्कोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ओवरऑल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, देखो स्ट्रिंग के अंदर आप मैंने आपको पहले बता रखा है, स्ट्रिंग को आप या तो पेयर्ड डबल कोटेशन में शो करेंगे या पेयर्ड सिंगल कोटेशन में। अब यहाँ पे बच्चों देखो सिंगल कोटेशन में पेयर कर रखा है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर्ड है, तो गौर से देखो बच्चों, HELLO एक स्पेस, बीच में एक स्पेस दिख रहा है ना आपको, एक स्पेस FRIEND। तो जब काउंटिंग करते हैं इनकी नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं इस स्ट्रिंग में, तो 1 2 3 4 5, छठा आपका ब्लैंक स्पेस 7 8 9 10 11 12, यानी हेलो फ्रेंड के अंदर 12 आपके कैरेक्टर है, ठीक है। हाउ दीज 12 कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड हियर बेटा, देखो फ्रेंड के अंदर हो गए 5, हेलो के अंदर फ्रेंड के अंदर कितने हैं आपके FRIEND 6 आपके फ्रेंड के अंदर हो गए, 5 आपके हेलो में हो गए और 1 ब्लैंक स्पेस बीच का हो गया। ऐसे ही अब ये हो गया देखो STR2 दैट इज 452। अब आप बोलते हो सर 452 तो एक नंबर हुआ ना, वो तो इंटीजर डेटा टाइप का हुआ। बच्चों गौर से देखिए, अगर आप 452 में डबल कोटेशन नहीं लगाएंगे, तो ये स्ट्रिंग इंटीजर टाइप का होगा। एम आई राइट? जब आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर किसी भी नंबर्स को नहीं लगाएंगे तो इट ट्रीटेड लाइक इंटीजर ओनली। इंटीजर मतलब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 452 या अदर नंबर को डबल कोटेशन में प्लेस कर दिया तो इट बिकम अ स्ट्रिंग। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम डबल कोटेशन को इंटीजर में करें या स्ट्रिंग में करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? सिंपल सी बात है, अगर आप डबल कोटेशन में किसी भी नंबर वैल्यू को डालोगे ना बच्चों, तो आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म मतलब जैसे आपने देखा था ना बच्चों, ये देखिए मेरे प्रोग्राम के अंदर बच्चों देखा था ना आपने, मैंने n के अंदर 10 डाला था, ठीक है, n1 के अंदर 10 डाला था, n2 के अंदर 20 डाला था, फिर n1 और n2 के ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कराया था, n1 प्लस n2 करना एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो मैंने n1 और n2 के ऊपर कराया था। और चूंकि n1 और n2 दोनों ही इंटीग्रल वैल्यू थी, तो उसके ऊपर इंटीजर के ऊपर बच्चों सम, ऐड, माइनस, प्लस, डिवाइड सब कुछ हो जाएगा। क्यों? ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटीग्रल वैल्यू पे होते हैं, बस इंटीजर्स पे, ठीक है। अब चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है आपकी हेलो फ्रेंड, तो उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म आप नहीं करा सकते। ओके बच्चों, नाउ दैट लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, अब भी बताइए बच्चों, गौर से देखिए यहाँ पे एक और लिस्ट ये बना रहा है। इस लिस्ट के अंदर देखो बच्चों, इसने सारे डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू ली है। मैंने वहाँ पे 10 20 30 40 50 ली थी ना। इसने देखो पहला डेटा लिया है इंटीजर 5, दूसरा लिया है फिर 3.4, तीसरा लिया है न्यू दिल्ली, चौथा लिया है 20C, पांचवा लिया है 45। तो 0 इंडेक्स पे कौन हुआ? 5, 1 इंडेक्स पे 3.4 न्यू दिल्ली, सेकंड इंडेक्स पे 20C, थर्ड इंडेक्स पे और 45 फोर्थ इंडेक्स पे। तो जब ये L list 1 को प्रिंट करेगा तो उसके सारे आइटम इस तरह से लिस्ट में प्रिडिक्ट हो जाएंगे।
जिस तरह से बच्चों लिस्ट होती है ना, उसी तरह से आप एक टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट सर? टपल क्या होती है, गौर से देखिए, टपल भी बिल्कुल लिस्ट जैसी होती है, ठीक है, दोनों में आप लोगों को लिस्ट के जैसी दिखेगी ये बिल्कुल, बस अंतर इतना सा होता है कि लिस्ट को आप एंगल ब्रैकेट से शो करते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर, लिस्ट को आप एंगल ब्रैकेट से शो करते हैं, जबकि टपल को आप स्मॉल ब्रैकेट से शो कर सकते हो, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो टपल होती है ना बच्चों, उसके अंदर ये देखो लिखा भी हुआ है कि वंस यू हैव क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द आइटम इन द टपल, सिमिलरली टू द लिस्ट आइटम में बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। Tuple is a sequence of items separated by comma and items are enclosed in parenthesis. Parenthesis मतलब small bracket. This is unlike list where values are enclosed in bracket. List के अंदर angle bracket में होते हैं डेटा, जबकि इस tuple के अंदर small brackets में होते हैं बच्चों, ठीक है। Now dictionary I'll tell you in next chapter. Now again नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग, दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, ऑपरेटर आर सिंपल दोज सिंबल्स विच इज यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन टू द डेटा। बच्चों डेटाज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन कराने के लिए वी आर यूजिंग ऑपरेटर्स। आप ये भी बोल सकते हो ऑपरेटर्स आर सिंपल द सिंबल। इस डेफिनेशन को याद करिएगा बच्चों, ऑपरेटर आर द स्पेसिफिक सिंबल्स, ठीक है, जो कि डेटा के ऊपर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने में हमारी हेल्प करते हैं, ओके। अब बात आती है सर ये ऑपरेटर्स हैं कौन से, ये कौन से सिंबल्स होते हैं? तो बच्चों याद कर लो, हमारे पाइथन के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं, दीज ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड, जिनमें सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है बच्चों सबसे पहले हमारा प्लस, उसके बाद आपको पता ही है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम कीबोर्ड का कौन सा की यूज़ करते हैं? स्टार, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिक। यहाँ बच्चों देखिए एक बहुत ही प्यारी छोटी सी टेबल के अंदर सारे के सारे डिफाइंड हो रखे हैं। प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, स्टार मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज और फ्लोर डिवीजन के लिए ये। तो चलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल से बताता हूँ। गौर से देखिए बच्चों, ये तो बेसिक सा है, num1 और num2 दोनों को प्लस कर रहा है ये, तो उन दोनों का एडिशन प्रिंट हो गया। ये माइनस कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ये डिवीजन कर रहा है। देखो बच्चों डिवीजन में इसने num1 की वैल्यू 5 ली है, num2 की वैल्यू 2 लिया और num1 डिवाइड बाई num2 करा तो 2.5 आ रहा है, एम आई राइट? नाउ इस वाले को जरा गौर से देखिए बच्चों, इसने num1 की वैल्यू 13 ली है, num2 की वैल्यू 5 ली है, तो num1% num2 पे 3 क्यों आ रहा है बच्चों? गौर से देखिए, ये एग्जाम में आएगी, अब की बार हाफ ईयरली के पेपर में ये आपको क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? गौर से देखिए बच्चों, इसने क्या करा है, num1 की वैल्यू 13 ली है, num2 की वैल्यू 5 ली है, एम आई राइट? अब देखिए num1 डिवाइड बाई num2, num1 मॉड्यूलस बाय num2। ध्यान रखिए बच्चों, मॉड्यूलस और डिवाइड दोनों में ही डिवाइड होता है, लेकिन जो डिवाइड है ना, ऊपर वाला स्लैश वाला जो डिवाइड होता है, उसके अंदर पहली वैल्यू जो होती है वो डिविडेंड होती है, दूसरी डिविजर होती है, और ये डिवाइड हो जाता है और कंप्लीट आंसर आता है। जबकि मॉड्यूलस के अंदर क्या करता है, ये रिमाइंडर जनरेट करता है, एम आई राइट? तो बच्चों खुद सोचो, जब 13 के अंदर 13 के अंदर आप 5 का डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 के बाद रिमाइंडर कितना आया? 3, दैट विल बी द आउटपुट। यानी ओवरऑल डिवाइड, डिवीजन और मॉड्यूलस में क्या डिफरेंस होता है? डिवीजन कंप्लीट डिफरेंस करके कोटेशन दिखाता है, जबकि मॉड्यूलस आपका क्या दिखाता है? आपका रिमाइंडर, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट इज फ्लोर डिवीजन। देखिए बच्चों फ्लोर डिवीजन में क्या है, गौर से देखिए, ये num1 इक्वल टू 5 दिखा रहा है और num2 इक्वल टू 2 दिखा रहा है। अब num1 है आपका 5, तो 5 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये क्या दिखाएगा? दिस डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय ऑपरेंड ऑन द राइट साइड, डिवाइड कर देता है और कोशेंट आपका शो हो जाता है, ठीक है। और कोशेंट भी कैसे शो होगा? डेसिमल पार्ट को रिमूव करके। यानी डेसिमल पार्ट जैसे अभी अभी आपने डिवाइड से करा था ना बच्चों, तो डिवाइड में 5 डिवाइड बाई 2 करने से क्या हुआ था? पूरा डेसिमल पार्ट प्रिंट हो जाता है। जबकि फ्लोर डिवीजन करने से क्या होता है? ओनली एंड ओनली आपका कौन सा पार्ट? जो इंटीजर वाला पार्ट होता है, डेसिमल वाला पार्ट शो नहीं होता, ठीक है।
एंड द लास्ट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे मैंने लिखा num1 3 num2 4, तो मैंने क्या करा num1 डबल स्टार num2, इसका मतलब क्या हुआ, num1 की वैल्यू जो है 3, उसके ऊपर पावर आ जाए 4 की, तो 3 की टू दी पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 81। दैट विल बी द हियर आउट। ओके, तो ये जितने भी है ना बच्चों, इनको आप घर पे चला के देखिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।